हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 96 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 97 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। तो दोस्तों, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण प्रकाश संश्लेषण है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा शर्करा के रूप में रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत मई 2007 ईस्वी में हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 2007 में। दोस्तों, नैनो मिशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत लागू किया गया था। नैनो प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, वर्ष 2007। अगला प्रश्न है, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, समुद्र या महासागर या फिर नदी में डूबी हुई वस्तु के लिए, यानी पानी के अंदर डूबी हुई वस्तु को जानने के लिए, पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोनार। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिमाणित रंग होता है। तो दोस्तों, जब प्रकाश के प्राथमिक रंग को तीनों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो सफ़ेद रंग बनता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सफ़ेद रंग। अगला प्रश्न है, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो दोस्तों, प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर मौजूद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो कि दोस्तों बीजाणु पैदा करने वाले एक संवहनीय पौधे होते हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहनी उत्तक पाए जाते हैं। दोस्तों, टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है, कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म ना देकर अंडे देती है? तो दोस्तों, इकिरना और प्लेटिपस ऐसे स्तनपायी जंतु हैं जो शिशु को जन्म नहीं देते हैं, उसकी जगह पर अंडे देते हैं। दोस्तों, ये दोनों मोनेट्रेम्स के प्रजाति हैं जो कि केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि उसमें। दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? तो लाइसोसोम में पाचन एंजाइम पाया जाता है जो कि कोशिका को नष्ट कर देते हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें जल अपघटन एंजाइम भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल अपघटन एंजाइम। अगर इसमें रहता पाचन एंजाइम तो वो भी सही होता। पाचन एंजाइम भी पाया जाता है लाइसोसोम में, जिसकी वजह से इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका। दोस्तों, लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ नाभिक भी नहीं पाया जाता है। इसी वजह से आरबीसी अपने द्वारा परिवहन की जाने वाली ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा कोशिका
ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता है, तो याद रखिएगा वो है आरबीसी, और इसका कारण है इसमें नाभिक की अनुपस्थिति और माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों यूजेनिक्स के अंतर्गत अनुवांशिकों और वंशानुक्रम में परिवर्तन कर भविष्य में पीढ़ी को बेहतर बनाने के लिए इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुवांशिकी घटकों में फेरबदल करके मनुष्य में हुए परिवर्तन का अध्ययन यूजेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम में से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में अल्जाइमर रोग सर्वाधिक देखा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्जाइमर रोग। दोस्तों डाउन सिंड्रोम्स होता कैसे है? तो ऐसे जनरली मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम होता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम जिसको रहता है उसमें जो 21वां जोड़ा का जो क्रोमोसोम होता है उसका एक और कॉपी होता है। तो इसमें टोटल जिसको डाउन सिंड्रोम्स होता है उसमें टोटल 47 क्रोमोसोम उसमें उपस्थित होता है, जिसकी वजह से उसे डाउन सिंड्रोम्स होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा अल्जाइमर नामक रोग होने का खतरा रहता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत, जो कि पेट और बड़ी आंत के बीच में मौजूद होता है। यह दोस्तों पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है, जिसकी लंबाई 4 से 6 मीटर तक होती है, और अगर फुट में बात करें तो 9.8 फुट से लेकर 16 फुट तक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का सामान्य विशेषताएं होती है। तो दोस्तों अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का जो विशेषता होता है वो होता है प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, जनसंख्या दबाव, साथ ही मानव पूंजी का कम होना, बेरोजगारी और अल्प रोजगार का स्तर ज़्यादा होना। ये सारी चीज़ें होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी विशेषताएं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारण नहीं माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों उत्पादन के मूल 4 कारण होते हैं। कितने? 4। उसमें कौन कौन से होते हैं? तो उसमें होते हैं भूमि, पूंजी, श्रम एवं उद्यमिता, जबकि लाभ उत्पादन का कारण नहीं है, जिसमें भूमि और श्रम को उत्पादन का प्राथमिक कारण माना जाता है। तो इसमें कौन सा नहीं है पूछ रहा था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? तो दोस्तों गरीबी मापन से पीजे नायक समिति का संबंध नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीजे नायक समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह भारत के बैंकों के बोर्डों का शासन से संबंधित है, जिसका गठन दोस्तों 2014 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के रागोथम के द्वारा यह पुस्तक की रचना की गई थी, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है? तो दोस्तों गंगा नदी में बिहार में उत्तर से आकर कौन कौन सी नदी मिलती है? तो उत्तर से आकर कोसी नदी मिलती है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, महानंदा, ये सब उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां हैं। जबकि दक्षिण की तरफ से कर्मनासा, फल्गु, सोन, पुनपुन, क्यूल, अजय, ये सब दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्तर से आकर कौन मिलती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोसी और बूढ़ी गंडक। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किन दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत 2 दिसंबर 1949 ईस्वी से हुई थी। क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस? तो दोस्तों मानव तस्करी, बाल श्रम, जबरन विवाह के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक दुर्गेश नंदिनी 1865 ईस्वी में लिखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों यह किस भाषा का उपन्यास है? तो यह बंगाली भाषा का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो दोस्तों चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो दोस्तों मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ था। दोस्तों शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में, कब 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुंग वंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली का दिन था। उस दिन हजारीबाग जेल से वो भाग गए थे और नेपाल के तराई क्षेत्र में जाकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था और उन्होंने आज़ाद दस्ता का नेतृत्व करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा में। दोस्तों यह तीसरा बौद्ध सभा था जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था, और यह कब हुआ था? तो यह दोस्तों 250 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगली-पुत्तिस के द्वारा की गई थी। पहला बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पहला बौद्ध सभा राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में, और चौथी बौद्ध संगीति प्रथम सदी में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में अशोक के समय तीसरा बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनिष्क। दोस्तों कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। और इसका कारण क्या था? तो दोस्तों यह भारतीयों को इस परीक्षा में शामिल होने से रोकने के लिए इसकी आयु घटाई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड लीटन। अगला प्रश्न है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई, यह संविधान के अनुच्छेद 214 में वर्णित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 214। दोस्तों आर्टिकल 231 के तहत 2 राज्य या फिर 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगी, ये व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 213 की बात करें तो इसमें राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट के पास रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मई 1949 ईस्वी में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारतीय सदस्य का सत्यापन किया गया था। दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था, जिसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और दोस्तों, संविधान सभा पारित कब हुआ था? तो यह पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं हम लोग कि कौन सा कथन सही है। पहला है, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, परिषद भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। दूसरा है, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। तो ये भी सही है। इसका दोनों का दोनों कथन जो है क्षेत्रीय परिषद के बारे में वो सही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश फजल अली थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फजल अली। दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया किसके द्वारा गया था? तो इसे दिसंबर 1993 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन इसमें गलत है। पहला है, 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी मृत्यु उनके पद पे रहते हुए हुई है। दूसरा है, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने। तो ये भी सही है। तीसरा है, कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है। ये भी सही है दोस्तों। चौथा है, मंत्रिमंडल सचिव का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, मंत्रिमंडल सचिव का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, ना कि प्रधानमंत्री। तो ये कथन गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन ही पूछ रहा था। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है। अगला प्रश्न है, वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिवहन। दोस्तों, वायु की क्षैतिज गति के कारण ही वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण हो पाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिविक विकिरण के संबंध में सही है? तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला है, सूर्य द्वारा लघु तरंग पृथ्वी की सतह को गर्म करना। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सूर्य द्वारा लघु तरंग पृथ्वी की सतह को गर्म नहीं करता, जबकि लघु तरंग के विकिरण ऊर्जा के द्वारा पृथ्वी की सतह गर्म होती है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित जो दीर्घ तरंग ऊर्जा होता है, उसके द्वारा वायुमंडल को नीचे से नीचे से ही वो गर्म होता है। तो दूसरा कथन सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही कौन है वही पूछ रहा था। बाकी जो ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सौर्य विकिरण का पृथ्वी के हिमाच्छादित द्वारा परिवर्तन होकर लौट जाना। तो ये भी गलत होगा। दूसरा है, वायुमंडल द्वारा सौर्य विकिरण को परिवर्तित करना। ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सवाना।
प्रेरी की बात करें तो दोस्तों प्रेरी उत्तरी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। स्टेपीज कहाँ का है दोस्तों, तो स्टेपी जो है यह यूरेशिया का समशीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और डाउन्स की बात करें तो दोस्तों डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व क्वींसलैंड में मौजूद शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, अगला प्रश्न है भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है, तो दोस्तों भूकंपीय तीव्रता को रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है, जो कि 1 से लेकर 9 तक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिक्टर स्केल। साथ ही दोस्तों सिस्मोग्राफ से उसकी तीव्रता और अवधि का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो रिक्टर स्केल से उसकी तीव्रता को मापा जाता है और उसकी अवधि और तीव्रता कितनी थी इसका पता सिस्मोग्राफ के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिए थे। दोस्तों वेगनर ने ही सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन शब्द का इस्तेमाल भी किए थे, जो कि आगे चलकर प्लेट विवर्तनी का विकास हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइका यानी कि अभ्रक। दोस्तों अभ्रक जो है वो एक आग्नेय और रूपांतरित सेलों का जो है भाग है, छोटा टुकड़ा है, जिसका उपयोग विद्युत उपकरण को बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है, तो दोस्तों चलवासी पशुचरण पद्धति यह राजस्थान और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। दोस्तों चलवासी पशुचरण है क्या, तो ये ऐसा पशु होता है जिसे चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं उसके मालिक। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसके एग्जाम्पल में भेड़, ऊँट, मवेशी, यॉक, बकरी ये सारे पशुएं आते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है, तो दोस्तों एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है या फिर इथेनॉल और CO2 गैस इसका आखिरी उत्पाद होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है, तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को कांच में क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों HCl कांच की बोतल में मौजूद सिलिकेट यौगिक के साथ अभिक्रिया कर लेता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांच की सिलिकॉइड डाइऑक्साइड की वजह से। अगला प्रश्न है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है, दोस्तों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण या विन्यास 2, 8 और 7 होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2, 8 और 7। इसका परमाणु संख्या 17 होता है और संयोजकता 1 होता है। दोस्तों इसका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। क्लोरीन को Cl से डिनोट करते हैं। दोस्तों क्लोरीन ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए सबसे बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद क्लोरीन क्लोराइड आयन बनाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो दोस्तों टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है,
तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, सूर्य का प्रकाश और पानी की आवश्यकता होती है। इसमें गैस पूछा है तो कौन सा गैस हो जाएगा? CO2 गैस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2। अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड रसायनों का राजा, सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित तापमान पर असंतृप्त विलयन कैसा होता है? तो दोस्तों किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है, क्योंकि दोस्तों उसमें उतनी ही विलय घुला होता है जितना कि उस विलयन की क्षमता होती है। इसी वजह से संतृप्त विलयन में ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठोस विलयन घोलने में असमर्थ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो दोस्तों अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2018। दोस्तों अमिताभ घोष का वो कौन सा साहित्य था जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो उसका नाम था द शैडो लाइन्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2018। आप याद रखिएगा उस साहित्य का भी नाम द शैडो लाइन्स। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 2005 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों योकोहामा रणनीति यह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए दिशा निर्देश करने वाला एक समूह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपदा प्रबंधन से संबंधित है योकोहामा रणनीति। अगला प्रश्न है, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो दोस्तों बर्फानी तूफान वायुमंडलीय आपदा है। यह वायुमंडलीय खतरों के अंतर्गत आने वाली एक प्राकृतिक आपदा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायुमंडलीय। दोस्तों बर्फानी तूफान सर्दियों में के मौसम में आता है। इसमें तेज हवा और भारी बारिश के साथ बर्फ की वर्षा होती है। दोस्तों बर्फानी तूफान को ग्लेज इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वायुमंडलीय। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों ये सेशन खत्म होगा, यानी 100 सेट जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग 7500 क्वेश्चन वाले सेट को डिस्कस करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि जितना आप लोगों ने इस सीरीज को प्यार दिया है, जितना आप लोगों ने इसे सपोर्ट किए हैं, आगे जो हम सीरीज लेकर आएंगे 7500 सेट वाले क्वेश्चन को, तो आप लोग उसे भी उतना ही प्यार देंगे, उतना ही सपोर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीव मंडल नियम यानी आरक्षित क्षेत्र। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।